दोस्तों सवाल नंबर 4 है हमारे पास कि लोमड़ी बराबर चालाक है तो खरगोश बराबर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं, जो शुरू के 2 शब्द हैं उनका जोड़ा बताया गया है और तीसरा जो शब्द है उसका जोड़ा हमें ढूंढना है। तो उसका जोड़ा ढूंढना तो जब है जबकि पहले और दूसरे शब्द के बीच में हमें समानता पता चल जाएगी, और इन दोनों के जोड़े में हम समानता ढूंढ लेंगे तभी जाके तीसरे नंबर का हम जोड़ा सही जोड़ा ढूंढ पाएंगे। वरना विकल्प में हमें देखा जाए तो विकल्प में 2-3 विकल्प हमें सही लगते हैं, लेकिन अगर हम समानता ढूंढ लेते हैं पहले जोड़े में तो विकल्प एक ही सही लगेगा चारों में से और वही राइट आंसर होगा हमारा। तो दोस्तों समानता ढूंढेंगे हम। लोमड़ी का अर्थ है चालाक से, तो लोमड़ी की क्या भावना, लोमड़ी की एक आदत को प्रकट किया है सवाल में जो बताया गया लोमड़ी की आदत। तो लोमड़ी का जो स्वभाव है वो क्या स्वभाव है, चालाकी स्वभाव है। लोमड़ी का स्वभाव चालाक होता है, यानी कि लोमड़ी स्वाभाविक चालाक होती है। तो लोमड़ी चालाक होती है तो खरगोश क्या होता है, खरगोश डरपोक होता है। खरगोश को एकदम कोई देख ले और देखते ही खरगोश एकदम भाग जाता है, बिल में छुप जाता है, भाग जाता है। तो खरगोश क्या होगा हमारा, डरपोक होगा। तो डरपोक हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो खरगोश का स्वभाव क्या होता है, डरपोक, यानी कि डरावना स्वभाव होता है उसका, एकदम से डर जाता है किसी को देखकर और भाग जाता है। तो खरगोश का आ जाएगा डरपोक। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 5। भोजन का अर्थ भूख से है तो पानी का अर्थ किससे होगा। भोजन बराबर भूख है तो पानी बराबर क्या होगा। दोस्तों ये अनुपात दिए होते हैं वो बराबर का निशान है। एक्चुअली भोजन बराबर भूख है तो ये समान अनुपात हैं, तो इसको तो भी बोलते हैं, यानी कि इसके आधार पर फिर पानी का अर्थ क्या होगा। पानी बराबर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क सही से देख लीजिए, ये क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों भोजन का अर्थ है भूख से तो पानी का अर्थ किससे होगा। दोस्तों अगर हम सवाल देखकर अगर डायरेक्टली हम आंसर देने लगे, मैंने आपको बताया कि इसमें अगर हम समानता नहीं ढूंढेंगे ना, आपस में संबंध नहीं ढूंढेंगे, अपनी समझ से कॉमन सेंस का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे, तुलना नहीं करेंगे, तो फिर हम देखा जाए तो पानी एकदम से आप पीना भी लगा सकते हो, धोना भी लगा सकते हो, प्यास और नहाना, लगभग चारों विकल्प हमारे सही लग रहे हैं। अगर हम इस वाले को इग्नोर कर दें, तब अगर पहले जोड़े को हम इग्नोर कर दें और डायरेक्टली पढ़ने के बाद आंसर लगाने लगें तो हमारे चारों टिक सही लग रहे हैं। लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वर्ड एनालॉजी से आपके पेपर में कोई सवाल आ जाए तो सबसे पहले जो जोड़ा दिया है उस जोड़े में समानता ढूंढो। अगर वो समानता आपने नहीं ढूंढी तो आप डेफिनेटली गलत आंसर लगा के आओगे। तो जोड़े में जो समानता होती है वो समानता ही हमारे शब्द का दरअसल आंसर होता है। जो अगले शब्द में जो आंसर निकालना है वो उसके आधार पर निकालोगे तभी हमारा राइट आंसर मिलेगा, अन्यथा हम गलत आंसर टिक करके आ जाएंगे और नंबर हमारा कट जाएगा। और आजकल तो कंपटीशन एग्जाम में ये हो गया, सारे निगेटिव मार्किंग एग्जाम हो रहे हैं, यानी कि माइनस मार्किंग है। किसी में 1/3 है तो किसी में 1/4 है। ये 1/3 मतलब होता है 3 गलत हुए तो एक सही वाला गलत हो जाएगा, और 1/4 का यही है, 3 अगर 4 गलत होते हैं तो एक सही वाला गलत हो जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग के एग्ज़ाम ज़्यादा आ रहे हैं, इस वजह से हमें अगर सही नंबर लाने हैं तो राइट आंसर लगाने, जितना आए उतना करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे भोजन बराबर भूख है, तो भोजन भूख है तो इनमें दोनों में संबंध ढूंढेंगे। इनमें अगर हम समानता की बात करें, समानता की बात करें तो भूख लगने पे हमें भोजन खाते हैं, भूख लगने पे भोजन खाते हैं ना। अगर भूख लगने पे हम भोजन खाते हैं तो प्यास लगने पे पानी पिएंगे, है ना। यानी कि भोजन खाते हैं जब हमें भूख लगती है और पानी कब पीते हैं, जब हमें प्यास लगती है। तो दोस्तों अब तो 4 विकल्प हमें सही नहीं लग रहे होंगे। समानता हमें अगर पता चल गई कि किस चीज़ पे किसकी ज़रूरत होती है, किस समय किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों भोजन की ज़रूरत पड़ती है भूख के टाइम, जब हमें भूख लगती है तो भोजन की ज़रूरत पड़ती है, और जब हमें प्यास लगती है तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा प्यास, सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यास। तो पानी बराबर हो जाएगा प्यास, भोजन बराबर भूख है तो पानी बराबर प्यास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ गए, पहले तो आपको सभी विकल्प सही लग रहे थे
और देखने में सारे विकल्प हैं ही संबंधित पानी से ही, लेकिन जब हमने समानता ढूंढ ली, जब हमने पहले जोड़े में समानता ढूंढ ली तो विकल्प आसानी से चारों में से एक ही सही नज़र आ रहा है, बाकी तीनों के तीनों गलत ही नज़र आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि पहले संबंध ढूंढना सीख लो, समानता ढूंढना सीख लो, उसके बाद में वर्ड एनालॉजी बहुत ही आसान लगने लगेगी, बहुत सरल लगने लगेगी। आप कहोगे कि इससे सरल तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था एग्जाम में, इसीलिए मैंने पहले ऊपर परिभाषित कर दिया वर्ड एनालॉजी को, शब्द सादृश्य को पहले ही परिभाषित कर दिया। अगर आप परिभाषा अच्छे से लिख के और इसको समझ लेते हो ना, तो आधी वर्ड एनालॉजी तो आप वहीं सीख जाओगे। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों रीजनिंग कहने के लिए तो टफ भी है और सरल भी है, और दोस्तों रीजनिंग जब पढ़ने लगो तो इंटरेस्टिव भी होने लगती है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर रीजनिंग आप पढ़ते रहो ना कंटिन्यू, कोई कहता है कि हमारी गणित कमज़ोर है, वीक है बहुत, हमारी कैलकुलेशन वीक है, तो दोस्तों मेरा मानना है अगर आप रीजनिंग कंटिन्यू क्लास लेते रहोगे, कंटिन्यू रीजनिंग पढ़ते रहोगे, तो आपका जो कॉमन सेंस है वो इतना हाई लेवल हो जाएगा कि आप सवाल देख के डायरेक्टली आंसर खोजने लगोगे, ना कि सवाल का मतलब। सवाल का मतलब खोजते रहोगे तो आंसर का तो आपको पता ही नहीं है। जब सवाल पता ही नहीं होगा कि सवाल हमारा पूछ क्या रहा है, तो आंसर कहाँ से खोजोगे। तो दोस्तों रीजनिंग इतनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एक। क्वेश्चन नंबर 6। कार्य बराबर जूल है तो दबाव बराबर क्या होगा। दोस्तों यहाँ कार्य का जो समानता कार्य की बताई गई है वो जूल से बताई गई है, और दबाव की समानता हमसे पूछी गई है। तो कार्य की समानता हम ढूंढेंगे जूल में कि कार्य बराबर जूल दिया क्यों है, इसमें समानता और संबंध ढूंढेंगे। वैसे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऑप्शन में दिया है एम्पियर, पास्कल, डिग्री और न्यूटन। तो दोस्तों कार्य जो है जूल से है, कार्य बराबर जूल से है, तो कार्य का जूल क्या है, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या है, जूल, तो दबाव का मात्रक क्या होगा, पास्कल। दोस्तों कार्य का मात्रक जूल है, अब हमने समानता ढूंढ ली, कार्य का मात्रक जूल है तो दबाव का मात्रक होगा पास्कल। सही नहीं लग रहा, तो दबाव बराबर हो जाएगा पास्कल, तो पास्कल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। पास्कल जो मात्रक है, जो मात्रक है किसका है, दबाव का। दोस्तों डिग्री, डिग्री किसका मात्रक है, तापमान का। और दोस्तों न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। दोस्तों जो एम्पियर होता है, एम्पियर होता है हमारा विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। तो दोस्तों ये सारे ही ऑप्शन किसी न किसी के मात्रक दिए गए हैं, और यहीं आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि आंसर क्या दे। तो दोस्तों इसमें कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, तो दबाव का मात्रक हो जाएगा पास्कल। और दोस्तों अगर दबाव की जगह यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता कि दबाव, दबाव की जगह लिख देता यहाँ पे विद्युत धारा, अगर दबाव की जगह विद्युत धारा लिख देता तो इसका आंसर क्या हो जाता हमारे, इसका आंसर हो जाता फिर ए। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है। तो इसलिए तो अभी कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, तो सवाल जो हमारा था दबाव, दबाव का मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल। दोस्तों पास्कल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। दोस्तों आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा उठाया गया तो साइंस से उठाया गया है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि वर्ड एनालॉजी इसलिए हार्ड नहीं है कि उसमें कैलकुलेशन हाई है, कैलकुलेशन तो उसमें है ही नहीं, गणना करनी है ही नहीं, किसी चीज़ की कैलकुलेशन नहीं करनी, गुणा भाग नहीं करना। बस ये देखना है कि शब्द कहाँ से उठाया है, शब्द ही मेन है उसमें, शब्द कहाँ से उठाया है और वो शब्द का संबंध बताया किससे, ये किसी का क्या है, शब्द का इसकी समानता इस शब्द में है क्या, आपस में संबंध क्या है, मेल जोल क्या है, बस यही ढूंढना मैंने इसमें। अगला प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर होगा दोस्तों, झारखंड बराबर रांची दिया, झारखंड बराबर दिया हमारा रांची, तो छत्तीसगढ़ बराबर क्या होगा। तो झारखंड का जो संबंध बताया है, जो समानता बताई गई है वो रांची से बताई गई है, तो छत्तीसगढ़ की समानता किससे होगी, ऑप्शन में दिया है पूना, दिसपुर, रायपुर, भोपाल। तो दोस्तों झारखंड बराबर रांची है। अगर आपने
अगर जनरल नॉलेज पढ़ी है तो राज्य राजधानी जरूर पढ़े होंगे। कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है, तो ये राज्य की, ये झारखंड की राजधानी बताई गई है रांची। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होगी, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होगी दोस्तों, रायपुर। तो झारखंड की राजधानी है रांची, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। तो रायपुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सी विकल्प हमारा हो जाएगा राइट आंसर, रायपुर। दोस्तों जो पूना राजधानी, पूना किसकी राजधानी है दोस्तों, पूना है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की पूना है। और दिसपुर किसकी है, दिसपुर राजधानी है असम की, असम की राजधानी दिसपुर है। दोस्तों रायपुर तो हो ही गई छत्तीसगढ़ की राजधानी। भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी। तो दोस्तों राज्य राजधानी भी याद कर लीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। एग्जामिनर यही पूछ लेगा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, ऑप्शन में ये दे देगा चारों, तो पूछ लेगा। ज़रूरी थोड़ी ना कि वर्ड एनालॉजी में ये सवाल आएगा, और किसी में भी सवाल आ सकता है, डायरेक्टली किसी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। क्वेश्चन बना के पूछ लेगा कि झारखंड की राजधानी क्या, या ये पूछ लेगा कि रांची किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों राज्य राजधानी भी आप पढ़ लेना, राज्य राजधानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है। तो पूना किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की। दिसपुर किसकी राजधानी है, असम की। रायपुर किसकी राजधानी है, छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की राजधानी हो गई हमारी रायपुर। और दोस्तों भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। इसमें तो खास समानता और संबंध ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, आप प्रश्न देखकर ही समझ जाओगे कि हाँ ये एक राज्य है और ये एक राजधानी है। तो राज्य की राजधानी पूछी है तो इसमें भी इस राज्य की ये राजधानी ही पूछी होगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन हमारे पढ़ते रहिए और लिखते रहिए, नोट करते रहिए, और ख़ास तौर से ये डिटेल अगर आप नोट कर लोगे तो क्वेश्चन नोट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आप इससे इतना तो समझ जाओगे कि वर्ड एनालॉजी है क्या। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में आ जाए, इतना ही क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में, आपके क्वेश्चन आ जाए और इसके अलावा और कुछ दिया ही नहीं है, खाली 4 ऑप्शन दिए हैं, तो क्वेश्चन देख के इतना तो समझ जाओगे, प्रश्न देख के ये प्रश्न पूछा कहाँ से गया है, इतना तो समझ लोगे। अगर वर्ड एनालॉजी की आपको परिभाषा आ गई, शब्द सादृश्य की परिभाषा आपको पता है, तो प्रश्न देख के ये तो समझ लोगे कि हाँ ये शब्द सादृश्य से पूछा गया, और शब्द सादृश्य में क्या होता है, समानता ढूंढनी होती है, संबंध ढूंढना होता है, तभी तो आप इसका आंसर निकाल पाओगे विकल्प में से। वरना आपको यही नहीं पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन दिया है तो इसका मतलब क्या है, इसमें पूछा क्या गया है। दोस्तों अगला सवाल हमारा आपके सामने पेश है कि प्रश्न नंबर 8 है कि घड़ी बराबर समय है तो थर्मामीटर बराबर क्या होगा। दोस्तों ये जो सवाल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये मुझे लग रहा है जितने स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनमें से 90% स्टूडेंट ये सवाल देख के ही आंसर सही वाला लगा देंगे। क्योंकि जो ये सवाल है कि घड़ी बराबर समय है, तो घड़ी बराबर समय पढ़ते ही इनमें आपस में संबंध तुरंत ढूंढ लेंगे कि इनमें दोनों में आपस में संबंध क्या है, समानता है, तो तुरंत थर्मामीटर का सही आंसर बता देंगे। विकल्प में आर्द्रता, तापमान, करंट और वोल्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तापमान। जो घड़ी है, घड़ी क्या बताती है, समय बताती है, और जो थर्मामीटर है वो क्या बताता है, तापमान बताता है, ना कि करंट बताता है, ना वोल्ट बताता है, ना आर्द्रता बताता है। थर्मामीटर क्या बताता है, हमारा तापमान बताता है। क्योंकि जो डॉक्टर लोग होते हैं उन पे क्या रहता है, थर्मामीटर होता है। जब आप डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं और आप अपना टेम्परेचर चेक कराते हैं कि हाँ हमें बुखार है कि नहीं है, तो वो क्या लगाता है, थर्मामीटर लगाता है, या तो जीभ के नीचे लगाता है, या फिर थर्मामीटर हमारा शरीर का टेम्परेचर नापने के काम आता है, तापमान नापने के। वो तापमान बताता है कि हमारी बॉडी का कितना टेम्परेचर है, और उसी के आधार पर डॉक्टर बताता है कि आपको बुखार कितना है या आपका टेम्परेचर कितना है। तो दोस्तों घड़ी बराबर समय है तो थर्मामीटर बराबर आ जाएगा हमारा तापमान। तापमान तापमान है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9। अब तक की क्लास में सबसे ज़्यादा सवाल मैंने वर्ड एनालॉजी में कराए हैं, क्योंकि इसमें सवाल बहुत कम समय में हल हो जाते हैं, क्योंकि इनमें ना ही कोई गणना करनी होती है, ना कुछ सोचना समझना होता है, केवल संबंध ढूंढना होता है। इसीलिए हमारा सवाल है जर्मनी बराबर मार्क है तो मोरक्को बराबर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, जर्मनी बराबर मार्क है
तो जर्मनी का मार्क से क्या संबंध है, इन दोनों में समानता क्या है। तो ध्यान से देखो तो समानता है जर्मनी की जो मार्क से दी गई है, जो समानता दी गई है, तो जर्मनी मार्क में क्या तर्क बताया गया है, मुद्रा का। जर्मनी क्या है, एक देश है, और मार्क क्या है, एक मुद्रा है। तो किसी देश का नाम दिया है और उसकी मुद्रा बताई गई है, तो तर्क हमारा निकल के आ रहा है मुद्रा। ये तो मैं एक डेमो लिख रहा हूँ, पर ये लिखना नहीं है और ना ही ये क्वेश्चन में हमारे लिखा हुआ आएगा। मैं एक डेमो दे रहा हूँ कि जर्मनी तो देश हो गया, लेकिन मार्क क्या, मार्क एक मुद्रा है। तो जर्मनी की मुद्रा क्या है, मार्क। तो मोरक्को की मुद्रा क्या होगी, मोरक्को की मुद्रा हो जाएगी दिरहम। तो दिरहम हमारा हो जाएगा राइट आंसर, सी विकल्प हमारा हो जाएगा राइट। तो मोरक्को की मुद्रा क्या है, दिरहम। दिरहम मोरक्को की भी मुद्रा है यार। और डॉलर किसकी मुद्रा है, ये भी बता देता हूँ। विकल्प दिए हैं तो कुछ जान लो, कुछ और ही समझ में आ जाए। क्या पता यहाँ पे कल को अमेरिका दिया हो, क्वेश्चन में अमेरिका दिया हो, तब क्या लगाओगे, दिरहम पढ़ रखा है आपने तो मोरक्को का। तो जो डॉलर जो है हमारी है अमेरिका की मुद्रा, अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। और जो लीरा है, जो लीरा मुद्रा है दोस्तों, हमारी लीरा मुद्रा हो गई तुर्की। लीरा है तुर्की मुद्रा। और जो दोस्तों क्रोन है हमारी, जो क्रोन है हमारी, क्रोन किसकी मुद्रा है, क्रोन है हमारी नॉर्वे की मुद्रा। तो दोस्तों डॉलर अमेरिका की मुद्रा है, लीरा तुर्की की मुद्रा है, और क्रोन हमारी नॉर्वे की मुद्रा है। अगर कल किसी एग्ज़ाम में आ जाए यहाँ पे मोरक्को की जगह अगर दे दिया जाए तुर्की, तो तुर्की में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, लीरा। तुर्की की मुद्रा कौन सी है, लीरा। डॉलर किसकी मुद्रा है, अमेरिका की। क्रोन किसकी मुद्रा है, नॉर्वे की। और दिरहम किसकी मुद्रा है दोस्तों, दिरहम है मोरक्को की मुद्रा। तो दोस्तों ये सवाल हमारा था, ये जीके से था। हिस्ट्री भी कह सकते हो, हिस्ट्री में भी सवाल होते हैं ऐसे। जो प्राचीन हिस्ट्री है, इतिहास है हमारा, इतिहास में भी ये सवाल दोहराए गए हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि उत्तर बराबर दक्षिण है तो पूर्व बराबर क्या होगा। उत्तर बराबर दक्षिण है तो पूर्व बराबर क्या होगा। दोस्तों जो भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो घर से पढ़ के नहीं जाते और सोचते हैं कि हम तुक्का लगाएंगे। तो तुक्का किस प्रकार लगाते हैं, वो विकल्प देख लेते हैं चारों। वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, जो पूछा है उसके बस चारों विकल्प देखेंगे, और विकल्प में जो चारों में से डिफरेंट नज़र आएगा उसको वो फटाक से टिक लगाएगा और चल देगा। पर ऐसा नहीं करना होता है दोस्तों। हमें पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है ही है, और पढ़ने के साथ साथ सवाल को समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक बार को अगर आप ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए जो आपने नहीं पढ़ रखा पहले से, फिर भी क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, सवाल को पढ़ो कि सवाल में पूछ क्या रहा है। क्या अब तक सवाल पढ़ने से ही हम समझ जाएं कि सवाल में पूछा क्या, और सवाल में जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि पूछ क्या रहा है, तो हम तो अगर तुक्का लगाएंगे तो डिफरेंट चीज़ जो दिखेगी वो तुक्का लगा के आ जाएंगे। जैसे इसमें डिफरेंट है, नीचे ये तीनों दिशाएं दी हैं और नीचे क्या ये दिशा नहीं है, नीचे कोई दिशा नहीं है, तो इस वजह से ये लगा के आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो सवाल में दिया है कि उत्तर बराबर दक्षिण है, तो उत्तर बराबर दक्षिण अगर समानता ढूंढी जाए तो उत्तर के जो विपरीत होती है, उल्टी होती है, वो कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। तो इसी प्रकार से पूरब के जो विपरीत होगी कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा होगी। दोस्तों दिशाएं भी समझ लेना, उसे उत्तर होता है, उत्तर होता है ऊपर की तरफ उत्तर, और उत्तर का जो अपोजिट होता है, उत्तर का अपोजिट होता है दक्षिण, दक्षिण। और उत्तर और दक्षिण के जो राइट साइड में होता है वो होता है पूर्व, और लेफ्ट साइड में होता है पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पूर्व का सही आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम। उत्तर का दक्षिण हो जाएगा तो पूर्व का हो जाएगा पश्चिम। हमारा सही आंसर हो जाएगा पश्चिम। तो राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। और दोस्तों पहला चैप्टर हमारा जो सादृश्य परीक्षण था, इसी के साथ हमारा, इसी अभ्यास के साथ हमारा ये सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है।
और अगला सिलेबस जो आने वाला है आपका, अगला सिलेबस होगा क्लासिफिकेशन। दोस्तों जो वर्बल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग में जो हमारा पहला सिलेबस है, पहला सिलेबस था हमारा सादृश्यता परीक्षण। और सादृश्यता परीक्षण में मैंने दोस्तों सबसे पहले आपको लेटर एनालॉजी की सारी क्लासें दे दी, लेटर एनालॉजी के बारे में विस्तार से समझाया, इसकी डिटेल भी बताई, परिभाषा, और लेटर एनालॉजी के जो प्रश्न होते हैं उनको कैसे पहचाना हम कि ये लेटर एनालॉजी से। उसके बाद दोस्तों मैंने पढ़ाया था आपको नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी की 2 क्लासें मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ी हैं, आप देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखी है पहले तो अच्छे से देख लीजिए। लेटर एनालॉजी के बाद दोस्तों वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी मैंने आज क्लियर कर दी आपकी। तो वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और नंबर एनालॉजी, एनालॉजी चैप्टर फिनिश आज हो चुका है। और इसके बाद जो अगली वीडियो हमारी आने वाली है, जो अगला चैप्टर होने वाला है, वो जो होने वाला है दोस्तों क्लासिफिकेशन से, क्लासिफिकेशन। दोस्तों जो अगला चैप्टर हमारा आएगा वो आएगा क्लासिफिकेशन से। दोस्तों ये चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि सिलेबस हमारा दूसरा सिलेबस अब चालू हो जाएगा। दोस्तों अगर पहला सिलेबस की पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पहले सिलेबस की तीनों क्लास, 1 की लेटर एनालॉजी की 2 क्लास हैं, नंबर एनालॉजी की 2 क्लास हैं और वर्ड एनालॉजी की भी 2 क्लास। दोस्तों हर एक की 2-2 क्लासें मैंने बनाई हैं, क्योंकि एक क्लास बहुत लंबी हो जा रही थी, इस वजह से 2-2 क्लास में मैंने कन्वर्ट कर दिया और डिवाइड कर दिया 2-2 क्लास में। तो दोस्तों आप मेरी दोनों क्लास, हर एक की 2-2 क्लासें हैं, 6 क्लास आप देख लीजिए। तो आपकी जो एनालॉजी है, एनालॉजी टेस्ट है, जो सादृश्यता परीक्षण जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाए और उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन चालू हो जाएगा। क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। तो अगली वीडियो में लाऊंगा क्लासिफिकेशन पर, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है रीजनिंग का, वर्बल रीजनिंग से चैप्टर नंबर 2 है हमारा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। और वर्गीकरण को दोस्तों बहुत ही विस्तार से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए। यूट्यूब चैनल का नाम तो आपको पता ही है, SPS स्टडी ग्रुप। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए और मैं आपको रीजनिंग के शुरू से लेकर आखिर तक के सारे चैप्टर स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, जिससे आपको समझ में भी आएगा और आप समझ भी पाओगे और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करने की कोशिश भी करोगे आगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से।